वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे थे मुद्रा एवं साहब के, जो कि क्लास 10th का इको का चैप्टर है, कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबने उनको देखा होगा और उनको लर्न करने की आपने कोशिश की होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्लास 10th के ही ज्योग्राफी चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। एक्चुअली में ये चैप्टर जो था वो पूरा आपके साथ पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। अब बारी आती है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि आपने अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लिया। अगर नहीं अभी तक आपने वो वीडियो देखा है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को देखिए, क्योंकि जब आप चैप्टर समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना ज़्यादा सरल हो जाएगा। और साथ में आप सबको क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बताने के साथ साथ एक आंसरिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि होता क्या है कि हम सब अच्छे से तैयारी करते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो 90% मार्क्स लाता है और एक बच्चा है उतनी मेहनत करने के बाद 60% ला रहा है। उसका रीज़न क्या है कि उसको कहीं ना कहीं पेपर की प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, उसको नहीं बताया कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। और कहीं देखिए, ये बात में कोई डाउट नहीं है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है ना, तो सिर्फ वो ये नहीं देखता कि आपने क्या लिखा है, आपने किस किस तरीके से लिखा है, ये सारी बातें भी मैटर करती हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है, खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उदाहरण देकर समझाइए। जैसा कि आपको नाम से ही चैप्टर के क्लियर है कि पूरा का पूरा चैप्टर ये खनिज से रिलेटेड था। ठीक है, बाद में इसका एक फैक्ट आता है ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो हमें सबसे पहले तो मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया थी, पहले की वीडियो में भी बताया था कि आपको जब आंसरिंग करनी है स्पेशली 3 to 5 मार्क्स की, तो उसमें आपने ध्यान रखना है, आप सबसे पहले लिखोगे आंसर की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप इसका मेन पॉइंट क्या है, खनिज। आप इसका मेन पॉइंट देखेंगे खनिज है, तो खनिज को आप खनिज के बारे में बताएंगे। ठीक है, खनिज क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं, उसमें पूछा कितना गया है। जैसे कि खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ तक है। उसके बाद क्या है, उदाहरण देकर समझाएं, आपको एग्जाम्पल बताना है, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 2 बातों को लिखना है, पहला खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और दूसरा खनिज उदाहरण देकर समझाइए। तो इंट्रोडक्शन में आप खनिज के बारे में लिखेंगे। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। आपको ना देखिए, कुछ पॉइंट्स आपने मेन पॉइंट्स को तो आपको याद ही करना है, क्योंकि याद आप जब करेंगे ना तो फिर वो आपको सीक्वेंस से याद रहेंगे। तो खनिजों के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको खनिज की डेफिनेशन याद करनी है, और वो क्या है, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। अच्छा, अब आप देखते हैं जो खनिज है, ये आपने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन का जो आप आंसरिंग करेंगे, खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। उपयोग की जगह यहाँ पर महत्व भी लिखा आ सकता है कि खनिज हमारे लिए किस प्रकार, हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने दोनों ही चीज़ आपके लिए लिख दी है। तो आप आंसरिंग में इंट्रोडक्शन के बाद आप हाईलाइट करेंगे इस पॉइंट्स को, खनिजों का महत्व या उपयोगिता। अगर आपके लिए महत्व पूछा है तो आप यहाँ महत्व लिख दीजिए, अगर आपके लिए उपयोगिता पूछा है तो आप खनिजों की उपयोगिता लिख दीजिए। तो खनिजों की उपयोगिता आप देखते हैं, जो खनिज होते हैं उनका महत्व आप देखते हो कि आपकी जो डेली की लाइफ है, आपकी दिन प्रतिदिन की प्रत्येक ज़रूरत की चीज़ों में उसका यूज़ होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी लिखोगे, जैसे कि फर्स्ट है कि दांतों को अगर गलने से रोकना है तो आप फ्लोराइड नामक खनिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फ्लोराइड है
वो फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और आप देखते हैं कि जो जैसे नमक होता है, नमक भी क्या है, एक खनिज है। ठीक है, अगर आप नमक नहीं खाओगे तो आप में आयोडीन की कमी होगी। इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं और उसको डिस्कस करना है। उसके बाद क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। उदाहरण में आप बता सकते हो कि जैसे कि दंत मंजन होता है, यानी कि टूथपेस्ट जो होता है, उसमें भी आपके टिटेनियम जो टूथपेस्ट होता है उसको टिटेनियम ऑक्साइड से वाइट बनाया जाता है। ठीक है, अब जो टिटेनियम ऑक्साइड है वो रूटाइल इल्मेनाइट तथा एग्नाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। यानी कि और साथ में खनिज हमारे लिए क्यों भी उपयोगी है, हमारी डेवलपमेंट में, नेशन के डेवलपमेंट में खनिजों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। अगर खनिज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें कमी हो रही है। रिसोर्सेज से कम होने का मतलब है आपके यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। तो इस तरीके से आप पूरी आंसरिंग करेंगे। और आप देख रहे हैं, मैंने दोबारा से मैं रिपीट करूँ, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे गए थे। एक, खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो हमने फर्स्ट आंसरिंग करी। दूसरा, उदाहरण देकर समझाइए, फिर हमने उसको भी हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद उसका एग्जाम्पल दिया है कि आप देख सकते हो कि उदाहरण में कि भाई एक कंट्री की पूरी देश की भी अगर खनिज नहीं होंगे तो उसकी डेवलपमेंट रुक सकती है। किस प्रकार से, क्योंकि हमारी लाइफ ही टोटली खनिजों पर डिपेंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लौह खनिज तथा अलोह खनिज पे अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी मेन पॉइंट आपका क्या है, खनिज। और खनिजों को आपका पता है, हम खनिज जो होते हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। तो यहाँ पर भी ना आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन हमने जो कि मुद्रा वाला था उसमें भी अंतर वाला क्या था, और आपको बताया गया था कि जब आप आंसरिंग करेंगे अंतर की, तो जो डिफरेंशिएट होगा आपने कोशिश करनी है उसको आप इस तरीके की टेबल फॉर्म में करेंगे। आपको एक टेबल बनानी है, दोनों पॉइंट्स को ऊपर लिखना है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आप सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगेन आपने खनिजों के डिफाइन करना है, खनिजों के बारे में बताना है। आपको बताना है कि जो खनिज होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के पाए जाते हैं, एक धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। फिर आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में ही कि जो धात्विक खनिज होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक लौह खनिज और दूसरा अलोह खनिज। अब उसके बाद इसमें जो पहला अंतर है, देखिए नाम से ही आप देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि लौह खनिज जिसमें लोहे का अंश हो। पहला अंतर क्या है, लौह खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें लोहे का अंश होता है। वहीं पर आप अलोह खनिज में क्या लिखेंगे, अलोह खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा है, आप इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। तो लौह खनिज के एग्जाम्पल आप लिखेंगे लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। और उसके बाद अलोह खनिज के आप एग्जाम्पल लिखोगे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको पूरी आंसरिंग बिल्कुल भी नहीं लिख रही हूँ और ना ही लिखूंगी, ताकि आपके आंसर लिखने की जो हैबिट है वो इन्हेंस हो, वो इम्प्रूव हो। आप ध्यान से सुनिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नोट डाउन करने से मतलब क्या होगा, एक तो आपके जो रिटन में नोट्स प्रिपेयर होंगे और आप उनको जब भी टाइम मिले आपके पास, आप 10 मिनट 15 मिनट उनको रिवाइज कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो अपने आप से इम्प्रूव होंगे। जब आप मेहनत को, देखिए आप मेहनत कर रहे हो लेकिन मेहनत करने का आपको एक तरीका नहीं पता चल रहा है, तो जब आप तरीके से मेहनत करोगे तो आई एम डैम श्योर आपके जो मार्क्स होंगे वो बहुत इम्प्रूव होंगे। और आप बिलीव कीजिए, सोशल साइंस में 90+ मार्क्स लाना कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको पूरी प्लानिंग के साथ अपनी आंसरिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। सो ये जो क्वेश्चन है ना आपका मोस्टली 5 मार्क्स में पूछा जाता है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर इस टाइप के जो आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हों तो आपको ध्यान रखना है, आपको फ्लो चार्ट में आंसरिंग करनी है। फ्लो चार्ट में जो हम आंसरिंग करते हैं उसका एक इफ़ेक्ट अलग ही होता है, क्योंकि आपके ना जो पॉइंट्स होते हैं वो निखर के सामने आते हैं। एग्जामिनर को भी पता, देखिए एग्जामिनर भी ना पेपर को देखकर पता चल जाता है कि किस बच्चे ने टाइम पास किया और किसने मेहनत करके पेपर किया है।
और जो फ्लो चार्ट होता है ना, वो कहीं न कहीं हमारी जो मेहनत होती है उसको साकार करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसमें भी आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि खनिजों का संरक्षण एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, आपको एक वर्ड इसमें नज़र आ रहा है, संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बचाव। उनको कंज़र्व करने की ज़रूरत क्यों है? आपको पता है कि जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ है आज की लाइफ़ में, हम चाहे आपका पानी हो, आपके नेचुरल चीज़ें हों या फिर अननेचुरल चीज़ें हों, हम ना मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। तो यहीं पर बात ऐसे ही सेम खनिजों के लिए भी है। आप देखते होंगे कि खनिजों का भी ना मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ होने का क्या रिज़ल्ट होगा? भई हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगी, या अगर करेगी तो वो बहुत ज़्यादा कीमतों पे करेगी। तो इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए ज़रूरत है हम खनिजों का संरक्षण करें। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता यानी कि रीज़न्स क्या है? तो सबसे पहला है आपका उपभोग की अत्यधिक दर। यानी कि जो हम उनको यूज़ कर रहे हैं, वो जो उसका रेट है वो बहुत ज़्यादा है। रेट मतलब दर उसकी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो संसाधन है, मिनरल्स है, वो कम है, लेकिन हमारे पास उसको यूज़ करने मिनरल्स कम है, लेकिन यूज़ करने के अलग-अलग हमने अपने पास रीज़न्स बना लिए। अब ऐसे में क्या होता है, खनिज कम पड़ते हैं, तो इसलिए हमें अपनी अपनी आवश्यकता पर थोड़ा-सा अंकुश लगाना है और उनका सीमित प्रयोग करना है। दूसरी बात, सीमित भंडार, यानी कि लिमिटेड है वो लोग। जो रिसोर्सेज जो मिनरल्स हैं, खनिज है, वो लिमिटेड हैं। यहाँ पर भी कहीं न कहीं आपके दोनों जो पॉइंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कुछ-कुछ सेम होगी। आप यहाँ पर यही बताओगे कि हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है, ठीक है? एक ही खनिज के बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो वो जो असीमित है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। तो ऐसे में संसाधनों की कमी ना हो और हम तो उन खनिजों का यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे बाद में आने वाली जो जनरेशन है या बाकी लोग भी उसका ठीक से यूज़ करें, उसके लिए ज़रूरत है कि हम उनका ध्यान से प्रयोग करें। नेक्स्ट, हमारा जो खनिजों का संरक्षण है उसका तीसरा रीज़न है कि खनिजों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, वो है पुनर्भरण की निम्न दर। देखिए, जो खनिज होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो आपने आज यूज़ कर लिए, ख़त्म हो गया तो वो तुरंत बन जाएंगे। उनको बनने की एक प्रक्रिया है, ठीक है? तो इसके लिए पुनर्भरण की निम्न दर के कारण भी खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। आपको पता है खनिजों को प्राप्त करने के लिए खनन किया जाता है, मतलब ज़मीन को कई बार बहुत गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है? अब उससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, खनिजों का जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उसके लिए कहीं न कहीं आपको ये याद रखना है कि आपकी प्रकृति उससे प्रभावित हो रही है। और अगर प्रकृति प्रभावित हो रही है ना, अगर आपका नेचर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा उसका इफ़ेक्ट आप पर भी ज़रूर पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो खनिजों के संरक्षण के चारों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। पहला, उपभोग की अत्यधिक दर। दूसरा, सीमित भंडार। तीसरा, पुनर्भरण की निम्न दर। और फोर्थ, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। आपको याद रखना है, पहले आप फ्लो चार्ट में इनको लिखोगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फ्लो चार्ट अपने तरीके से बना सकते हो, आप किसी भी पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपने फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स लिख लिए, बट उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला है उपभोग की अत्यधिक दर, तो आप एक बार फिर से उपभोग की अत्यधिक दर लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से ना आप खुद अपनी कॉपी में इस तरीके से आप काम करोगे तो खुद दिखेगा आपको कितना अट्रैक्टिव है। आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, उसको रिवाइज करने में भी मज़ा आएगा। और आप देखिएगा आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं, तो उससे पहले आप अपनी इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके मार्क्स बढ़ सकें, ठीक है? आप प्री बोर्ड में आप ये ध्यान रखना, प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे गेन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसके बाद आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन भी आपका मस्ट है। देखिए, मार्क्स जब आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने याद रखना है, उसमें इंट्रोडक्शन लिखना, क्वेश्चन की जो आंसर करेंगे फ्लो चार्ट में लिखेंगे, एंड में उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और एंड में उसकी कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी जरूर करेंगे। और आप देखेंगे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देने से अपने आप को कोई भी रोक नहीं पाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें ना
आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर करना है, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इस कथन की समीक्षा करनी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको इस बात को एक तरीके से प्रूव करना है। तो इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली भारत में सौर ऊर्जा की भविष्य उज्जवल है। पहले तो आप वही चीज़ आप बताओगे, सौर ऊर्जा को आपको बताना है कि परंपरागत ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है कि गैर परंपरागत संसाधन है, और आप मुझे कमेंट में भी बताओगे कि सौर ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है कि गैर परंपरागत संसाधन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप सारा बताओगे सौर ऊर्जा के बारे में, फिर आप इस पॉइंट को हाईलाइट करोगे कि सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में। तो देखिए, भारत ना एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है, यानी कि यहाँ पे वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था वोल्टाइक प्रौद्योगिकी टेक्निक, जिसमें आपने ध्यान होगा वोल्टाइक टेक्निक के बारे में पढ़ा था। वोल्टाइक टेक्निक क्या होती है कि जिसमें धूप को सीधे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत में चेंज कर लिया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका यही हो गया। दूसरा, भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, यानी कि भारत के ग्रामीण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो अपनी खास पहचान बना रही है और लोग उसका उपयोग करना सीख रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सौर ऊर्जा क्या है। देखो, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है और फिर आप सौर ऊर्जा का अच्छे बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हो। और दूसरा, भारत का आप ये भी बता सकते हो कि जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है, ठीक है। और साथ में आप बता सकते हो कि यहाँ पर ना आपको इस क्वेश्चन में बार बार हाईलाइट करना है ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हो कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो लोगों की जीवन शैली होती है, आपको पता है कि वो बेसिकली जो गाय के गोबर या लकड़ी पर डिपेंड होते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा के कारण ना उनकी ये जो डिपेंडेंसी है लकड़ी और गोबर पर, वो कहीं ना कहीं कम होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने हाईलाइट करके लिखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला, कि जो सौर ऊर्जा है वो ग्रामीण लोगों की जीवन शैली में बहुत उपयोगी है, लोगों की डिपेंडेंसी कम करती है, निर्भरता कम करती है। किस पर? पहला, लकड़ी पर, जलाऊ लकड़ी पर, और दूसरा गोबर पर। उसके बाद आप बता सकते हो कि आप ये बता सकते हो कि जो भारत है उसमें बिजली उत्पादन महंगा है, बिजली को प्रोड्यूस करना महंगा है, वहीं पर सौर ऊर्जा जो है उसका सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि देखिए, एक तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। दूसरा, जो खनिजों का संरक्षण वाला टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो दो तरीके से पूछा जाता है, एक, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और खनिजों के जो उसी के साथ ऐड ऑन कर दिया जाता है एक नया टॉपिक कि खनिजों के संरक्षण की विभिन्न विधि के बारे में आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपके जो आंसरिंग करनी है आपने उसको बहुत ध्यान रखना है। जिस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको अपने आंसर को भी मॉडिफाई कर देना है। और आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है अपने आंसर को क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज करने की। और ये जो 5th क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना कि खनिजों के संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए, ये आपको 90% चांस है एक ये वाले क्वेश्चन के, और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इस कथन की समीक्षा कीजिए कि इन दो में से आपको एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि देखिए, आपका क्लास 10th में ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, लेकिन क्लास को 10th को पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस 7 to 8 ईयर्स का है। और जो हमें पता है कि क्वेश्चन जो है ना किस किस तरीके से आ सकते हैं, और तो मेरी कोशिश यही है कि आपको उन क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराना जो ज़्यादातर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स को लिखना है। जब आप मेन पॉइंट्स लिख लोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन खुद से ही आ जाएगी। थोड़ा सा आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके सोशल साइंस के 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा जो है 5th क्वेश्चन,
भारत में खनिजों के संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की आंसरिंग। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले ही जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, खनिजों के संरक्षण की विभिन्न विधियाँ और खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता। यहाँ पर भी आप सबसे पहले खनिजों के बारे में बताएंगे, खनिजों के संरक्षण क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, देन यू विल स्टार्ट योर आंसर। उसके बाद जो आपका आंसर है आप स्टार्ट करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, जो आपको मेन पॉइंट बताना है, जैसे खनिजों के संरक्षण की विधियाँ। यहाँ पर खनिजों के संरक्षण की हम विधियाँ बोलें तो बेसिकली 4 है। आपको चारों को अगेन फ्लो चार्ट में लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसका कंक्लूजन लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा विधि है वो है कम उपयोग करना। ठीक है, खनिजों का कम उपयोग का करने का मतलब है कि आपको वेस्टेज नहीं करनी है, आपको जितनी नीड है उतना ही उपयोग करना है, ताकि हमारे भविष्य में हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके। दूसरा है पुनः उपभोग करना, यानी कि आपको ऐसे खनिजों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है जिन्हें आप रीयूज़ कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ना, साइंस में आप पढ़ते होंगे 3R का फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो कहीं ना कहीं आपको खनिजों के संरक्षण में उन तीनों R का जो R वाली कोटेशन है उसका यूज़ करना है। फिर है पुनर्चक्रण, आपको खनिजों का पुनर्चक्रण करना है। और नेक्स्ट है स्थापन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप देखते हैं का प्रयोग करना है। यानी आपको ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो खनिजों के संरक्षण की विधियाँ हैं। साथ में आप चाहो तो इसके साथ कुछ अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जैसे खनिजों के संरक्षण में आप लिख सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट बताया हमने सीमित प्रयोग है, उसमें आप और भी अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे ये आज के 5 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के या किसी और चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए जाएं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इवन आप अगर कोई ऐसा चैप्टर चाहते हो जो आपको लगता हो कि आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, इस टाइम पर आपको वो चैप्टर डिलीवर किया जाए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको उसी चैप्टर की वीडियो जो है शेयर कर सकूं। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मेरी वीडियोज़ कहीं ना कहीं आप बच्चों के लिए यूज़फुल हो रही है। और एक टीचर के लिए सबसे जो ज़रूरी बात होती है ना, वो उसके बच्चों द्वारा उसका मोटिवेशन ही होता है। और आप जो मोटिवेशन है मुझे कैसे दिखा सकते हो, अपने सब्सक्राइब के थ्रू। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके साथ टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करती रहूँ। और मिलते हैं आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर्स के साथ।